फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें समझ में आनी चाहिए, वो समझ लो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है अपना। मैं आपको जहां पे आपकी गड़बड़ होती है वो आपको अभी पूरा अच्छे से समझा देता हूं और फिर हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, पेज नंबर 181 पे आपको दिया हुआ है, वहां आपको ये सब लिखना है। सो टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट के बेसिकली दो टाइप होते हैं जो अभी हमें काम में आते हैं। तो एक होता है सेविंग अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट ये ओनर का पर्सनल अकाउंट होता है और करंट अकाउंट ये बिजनेस का अकाउंट होता है। अभी हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हमारा करंट अकाउंट है। ठीक है, तो ये आपको पहले 181 पे लिखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, पॉज करके लिख लो आप लोग। सो ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेविंग अकाउंट टू करंट अकाउंट, ऐसा हमें कभी कभी क्वेश्चन में दिया रह सकता है कि भाई हमने सेविंग अकाउंट से करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया। मतलब क्या, ओनर और ओनर का बैंक, ओनर का बैंक होता है सेविंग अकाउंट, फिर ये बिजनेस और बिजनेस का बैंक होता है करंट अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट से करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया, मतलब ओनर के बैंक से बिजनेस के बैंक में ट्रांसफर किया। इसका मतलब क्या होगा, कैपिटल इन्वेस्ट किया, ओनर ब्रिंगिंग कैपिटल, है ना। सो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बैंक हमारा बैंक ये रिसीवर है इसलिए डेबिट, हमारा बैंक एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, और ओनर दे रहा है लाइबिलिटी बढ़ रहा है इसलिए क्रेडिट। या तो ये गिवर है इसलिए क्रेडिट, ये रिसीवर है इसलिए डेबिट। ठीक है, हमारे बैंक में पैसा आ रहा है और ओनर दे रहा है, तो हमारे बैंक में पैसा आ रहा है तो हमारा बैंक रिसीवर है इसलिए डेबिट, एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, और ओनर ये गिवर है इसलिए क्रेडिट, या फिर हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट। तो ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेविंग अकाउंट टू करंट अकाउंट का मतलब होता है कि भाई कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है। उसके बाद दिया रह सकता है ट्रांसफर्ड फ्रॉम करंट अकाउंट टू सेविंग अकाउंट, सो बिजनेस और बिजनेस का करंट अकाउंट, और ये ओनर और ओनर का सेविंग अकाउंट। अभी करंट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर किया, मतलब बिजनेस के बैंक अकाउंट से ओनर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया, मतलब ये क्या है, ड्रॉइंग्स बाय ओनर। तो एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये ओनर है, ये रिसीवर है ना, डेबिट द रिसीवर, और हमारी बैंक ये गिवर है तो क्रेडिट द गिवर। हमारा एसेट कम हो रहा है बैंक नाम का इसलिए क्रेडिट, और हमारी ओनर नाम की लाइबिलिटी जो कैपिटल नाम की लाइबिलिटी है वो कम हो रही है इसलिए डेबिट, और वो हम ड्रॉइंग्स अकाउंट में लिखते हैं, इसलिए ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो करंट अकाउंट टू सेविंग अकाउंट दिया है, मतलब बिजनेस के अकाउंट से ओनर के अकाउंट में बैंक टू बैंक ट्रांसफर हुआ है। तो सिंपल सी चीज याद रखने के लिए और आपको पेज नंबर 181 पे लिखने के लिए, पहले समझ लो फिर लिख लो। ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेविंग अकाउंट टू करंट अकाउंट, सो ओनर ब्रिंगिंग कैपिटल, लेफ्ट में बिजनेस राइट में ओनर, ओनर ने हमको बैंक बैलेंस दिया, मतलब हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है इसलिए बैंक डेबिट, और ओनर का कैपिटल बढ़ रहा है इसलिए कैपिटल क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और दूसरा है ट्रांसफर्ड फ्रॉम करंट अकाउंट टू सेविंग अकाउंट, मतलब ड्रॉइंग्स बाय ओनर। सो बिजनेस ने ओनर को बैंक बैलेंस दिया, तो बैंक बैलेंस कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट, बैंक गिवर है इसलिए क्रेडिट, ओनर रिसीवर है इसलिए डेबिट, या लाइबिलिटी कम हो रही है इसलिए डेबिट। तो एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेविंग अकाउंट टू करंट अकाउंट मतलब रिसीट है, ये जाएगा डेबिट में, और ट्रांसफर्ड फ्रॉम करंट टू सेविंग ये पेमेंट है, ये जाएगा क्रेडिट में। सॉरी, आप लोग वो लेक्चर रिवाइंड करके लिख लो। ठीक है, समझा। सेविंग टू करंट, सेविंग टू करंट मतलब रिसीट है कि पेमेंट है, रिसीट है इसलिए डेबिट, करंट टू सेविंग मतलब पेमेंट है इसलिए क्रेडिट। ठीक है, तो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रहने चाहिए, तो समझ में आनी चाहिए। मतलब कैश अकाउंट ये पर्सनल रियल नॉमिनल में से रियल अकाउंट है, और कैश हमारा एसेट है ना, कैश हमारा एसेट है तो उसमें हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा। एक बात समझ लो, कैश रियल अकाउंट है, एसेट ही रहता है हमेशा, और उसमें हमेशा डेबिट बैलेंस ही रहेगा। लेकिन जो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट ये पर्सनल अकाउंट है,
पर्सनल अकाउंट मतलब पैसा देना बाकी हो सकता है या पैसा लेना बाकी हो सकता है, दोनों भी पॉसिबिलिटी है। तो बैंक अकाउंट ये एसेट भी रह सकता है, लाइबिलिटी भी रह सकता है, दोनों भी रह सकता है। एसेट है तो डेबिट बैलेंस रहेगा, मतलब अपना बैंक बैलेंस है, अपने बैंक में पैसा जमा है। लाइबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस रहेगा, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट रहेगा। पेज नंबर 182 पे दिया है ये सब, पहले समझ लो फिर लिख लेना, ठीक है। अब उसके बाद में रिसीट ऑफ कैश और चेक, हमको कैश मिला या चेक मिला तो हम क्या करते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं क्योंकि वो रिसीट साइड होती है। और हमारा एसेट बढ़ रहा है, ये हम लोग उसको ट्रीट करते हैं ना, रिसीट है ये। उसके बाद में पेमेंट है, पेमेंट है तो क्रेडिट साइड में, क्योंकि एसेट कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है इसलिए पेमेंट, ये होता है। लेकिन अब इसमें एक कैच है। कैच क्या है, देखो, चेक रिसीव्ड इज जनरली ट्रीटेड एज, जब भी हमको चेक मिलता है तो हम क्या करते हैं जनरली कि भाई बैंक अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और जो भी दूसरा अकाउंट है उसको क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि रिसीट है ना, चेक रिसीव हो रहा है, रिसीव है हो रहा है तो रिसीट है मतलब डेबिट कर देंगे। लेकिन इसमें कैच क्या है, देखो, चेक रिसीव्ड ऑन अ प्रीवियस डेट बट डिपॉजिटेड ऑन अ लेटर डेट। जब भी ऐसा दिया है कि भाई हमको चेक मिला और हमने उसको बाद में बैंक में डिपॉजिट किया, आपको पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, उसमें आपको समझना है कि चेक मिला और बाद में हमने डिपॉजिट किया, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। पहले क्या है, चेक रिसीव्ड और बाद में है डिपॉजिटेड। तो जब हमें चेक रिसीव हो रहा है तो हम बैंक अकाउंट में डेबिट नहीं करते, हम लोग कैश अकाउंट में डेबिट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज आप समझो। चेक रिसीव हुआ है पहले और बाद में बोला है कि उसको हमने बाद में लेटर ऑन डिपॉजिट किया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू XYZ अकाउंट, जो भी अकाउंट है उसको करेंगे। और चेक डिपॉजिटेड लेटर, जब हम एक्चुअल चेक डिपॉजिट करेंगे तब बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करेंगे। क्या बोला मैंने, चेक रिसीव हुआ पहले और बाद में डिपॉजिट हुआ, तो जब रिसीव हुआ तो कैश अकाउंट में डेबिट करेंगे, और जब हम डिपॉजिट कर रहे हैं वो चेक को तो बैंक अकाउंट में डेबिट और कैश अकाउंट में क्रेडिट। क्यों, क्योंकि जब रिसीव हुआ था तो हमने कैश में डाला था, वो हम डिपॉजिट कर रहे हैं, मतलब इसको क्या समझना है कि हम लोग वो चेक जो बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं मतलब हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, क्योंकि जब वो चेक मिला था तब हमने कैश में डेबिट किया था। और इससे क्या होगा, देखो, बराबर कैश अकाउंट डेबिट भी होगा क्रेडिट भी होगा, मतलब इफेक्ट यही इफेक्ट आने वाला है। लेकिन इसको दोनों अलग अलग डेट पे होने के वजह से ऐसा करते हैं। पहले जब रिसीव होता है तब कैश रिसीव हुआ ऐसा हम ट्रीट करते हैं, और जब हम उसको लेटर ऑन डिपॉजिट कर रहे हैं तब हम बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हैं ऐसा हम ट्रीट करते हैं, ठीक है। जब चेक रिसीव हुआ तो कैश मिला ऐसा सोचो, और जब हम चेक बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तब चेक के जगह पे हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं ऐसा समझो, सिंपल, ठीक है, एकदम सिंपल है। पेज नंबर 182 पे आपको लिखना है ये सब। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब टाइप्स ऑफ चेक, तो दो टाइप के चेक हो सकते हैं, या तो बियरर चेक या तो क्रॉस चेक। अब जो चेक है इसमें भी दो चीजें और हो सकती है कि भाई या तो हमने इशू किया है या तो हमने रिसीव किया है, समझा क्या। चेक दो टाइप के हो सकते हैं, या तो बियरर चेक या तो क्रॉस चेक या अकाउंट पे चेक। बियरर चेक मतलब उस पे बियरर का नाम है, जिसके हाथ में वो चेक है उसका है वो चेक। और अकाउंट पे चेक मतलब बैंक के थ्रू ही वो पेमेंट होगा। बियरर चेक मतलब कैश मिलेगा, और अकाउंट पे चेक मतलब बैंक अकाउंट में ही पेमेंट मिलेगा या बैंक अकाउंट से ही पैसा जाएगा, ठीक है, समझा क्या। बियरर चेक मतलब क्या, कि हमको बदले में क्या मिलता है, कैश मिलता है। और अकाउंट पे चेक या क्रॉस चेक मतलब क्या, वो बैंक से ही ट्रांजैक्शन होता है, बैंक में ही पैसा मिलता है। तो चेक में क्या हो सकता है, या तो इशू हो सकता है या तो रिसीव हो सकता है। अब इशू में भी या तो बियरर चेक होगा या तो क्रॉस चेक होगा। तो अगर हमने बियरर चेक इशू किया या हमने क्रॉस चेक इशू किया, दोनों को भी हम बैंक से पेमेंट किया ऐसा ट्रीट करते हैं। मैं अभी आपको समझाऊंगा ये डिटेल में, ये बहुत समझने वाली चीज है, प्लीज अच्छे से ध्यान दो। तो चेक हमने इशू किया, वो बियरर चेक है या अकाउंट पे चेक है हमें फर्क नहीं पड़ता, बैंक से पेमेंट हुआ ऐसा हम ट्रीट करेंगे। अब रिसीव्ड है
तो बियरर चेक भी हो सकता है, अकाउंट पे या क्रॉस चेक भी हो सकता है। तो बियरर चेक जब रिसीव हुआ तब हम उसको कैश जैसा ट्रीट करेंगे, और क्रॉस चेक या अकाउंट पे चेक रिसीव हुआ तब हम उसको बैंक जैसा ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे कैच क्या है कि जब भी चेक रिसीव हुआ और वो बियरर चेक है तब हम उसको कैश जैसा ट्रीट करते हैं। ये आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। अब ये पहले आप समझ लो ऐसा क्यों, उसके बाद आपको ये पेज नंबर 182 पे लिखना है। तो पहले समझ लो होता क्या है एग्जैक्टली। ये रियल लाइफ का एग्जाम्पल है कि हम हैं एंटिटी, मतलब हम बिजनेस, और हमारा बैंक अकाउंट है। हमने क्या किया है, बैंक में पैसा डिपॉजिट करके रखा है। अब ये हमारा कोई सप्लायर है जिससे हमने गुड्स परचेज किया और एक्सचेंज में हमने उसको चेक इशू किया, ठीक है। हमारे बैंक में पैसा जमा है, हमने सप्लायर से क्या किया, गुड्स परचेज किया और उसको चेक इशू किया। तो अभी केस नंबर 1, अगर ये जो चेक हमने इशू किया है ये अगर बियरर चेक है तो क्या होगा, तो ये सप्लायर हमारे बैंक के पास वो चेक लेके जाएगा और बैंक से पैसा रिसीव करेगा। समझा क्या? बियरर चेक अगर हमने इशू किया तो क्या होगा, सप्लायर बैंक में जाएगा हमारे और उसको पैसा मिल जाएगा। तो हमारे लिए इसका इफेक्ट क्या होगा कि हमारा बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा, हमारा एसेट कम हो जाएगा। अब केस 2 क्या है कि भाई अगर ये जो हमने चेक दिया है ये अगर क्रॉस चेक है तो क्या होगा, तो ये सप्लायर उसके बैंक में चेक देगा, उसका बैंक हमारे बैंक में आएगा चेक लेके और पैसा लेके जाएगा। तो ये केस में भी क्या होगा, हमारा बैंक बैलेंस कम होगा, एसेट कम होगा। देखो जब हम चेक इशू कर रहे हैं तो फर्क ही नहीं पड़ता है बियरर चेक है या क्रॉस चेक है, दोनों भी केस में क्या होता है, हमारा बैंक बैलेंस कम होता है। जब हम चेक इशू करते हैं तब क्या होता है, इट डजंट मैटर्स वेदर इट इज अ बियरर चेक और अ क्रॉस चेक, आवर बैंक विल मेक द पेमेंट। बियरर चेक है तो बैंक विल पे डायरेक्टली टू सप्लायर, क्रॉस चेक है तो बैंक विल पे टू सप्लायर्स बैंक। लेकिन हमारे लिए, हम अभी सप्लायर की अकाउंटिंग नहीं कर रहे, हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे। तो जब भी बियरर चेक या क्रॉस चेक हमने इशू किया है तो हमको फर्क ही नहीं पड़ता, हमारे बैंक से ही पेमेंट होने वाला है, ठीक है। लेकिन अभी जब हमारी बात आ गई रिसीव्ड की, तो कस्टमर है, कस्टमर ने उसके बैंक में पैसा जमा करके रखा है। अभी ये हम हैं, हम क्या कर रहे हैं, उसको माल बेच रहे हैं और बदले में एक्सचेंज में हमें चेक मिल रहा है। अब ये जो हमें चेक मिल रहा है ये बियरर चेक भी हो सकता है, ये क्रॉस्ड चेक भी हो सकता है। तो यहां पे फर्क पड़ता है। कैसे पड़ता है समझो। केस 1 है बियरर चेक रिसीव्ड, तो कस्टमर ने उसके बैंक में पैसा जमा करके रखा है, ये हम है, बिजनेस है, हमने कस्टमर को माल बेचा और एक्सचेंज में बियरर चेक रिसीव किया, ठीक है। हमको क्या मिला है, बियरर चेक रिसीव हुआ है, तो हम कस्टमर के बैंक में ये बियरर चेक लेके जाएंगे और एक्सचेंज में हमें क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। इसका मतलब क्या, जब भी हमें बियरर चेक रिसीव हुआ है तब हमें उसके बदले में कैश मिलता है। वी विल गेट कैश, हेंस रिसीट ऑफ बियरर चेक इज ट्रीटेड एज रिसीट ऑफ कैश। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेज नंबर 183 पे आपको दिया है, ठीक है। तो रिसीट ऑफ बियरर चेक इज ट्रीटेड एज रिसीट ऑफ कैश। When we receive bearer check, cash account is debited instead of bank account. जब भी हमें bearer चेक मिलता है तब हम कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं, क्योंकि ये पूरा प्रोसीजर होता है, ठीक है। और जब क्रॉस चेक रिसीव होता है तब क्या होता है, देखो कस्टमर के बैंक में पैसा जमा है, ये हम है, हमने उसको माल बेचा और हमको क्रॉस चेक मिला। अब ये क्रॉस चेक लेके हम हमारे बैंक में जाएंगे, हमारे बैंक में क्रॉस चेक जमा करेंगे, हमारा बैंक उसके बैंक में जाएगा और वो पैसा लेके आएगा। मतलब जब भी क्रॉस चेक मिला है तो पैसा हमारी बैंक रिसीव करने वाली है, मतलब अपना बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है। आवर बैंक विल कलेक्ट द मनी, हेंस बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, ठीक है। समझा? नहीं समझा होगा तो रिवाइंड करके वापिस एक बार पूरा समझो। अब आपको क्या लिखना है 182 पे वो देखो। तो टाइप्स ऑफ चेक में लिखना है 2 टाइप, या तो बियरर चेक या तो क्रॉस चेक या अकाउंट पे चेक।
तो अब चेक भी क्या हो सकता है, या तो इशूड हो सकता है या तो रिसीव्ड हो सकता है। इशूड में बियरर चेक है या क्रॉस चेक है फर्क नहीं पड़ता, दोनों में भी बैंक से ही पेमेंट किया है, ये हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। अभी चेक रिसीव्ड है, अगर बियरर चेक है तो कैश, अगर कुछ नहीं दिया है या क्रॉस चेक दिया है तो बैंक। स्पेसिफिकली दिया है बियरर चेक रिसीव हुआ है तो हम क्या करते हैं, उसको कैश जैसा ट्रीट करते हैं। समझा क्या बेटा? सिंपल है पूरा लेक्चर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से देख लेना एक बार लगा तो आपको और क्लियर होगा। ठीक है, सिंपल है एकदम।